हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर केसी शर्मा। और जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि हमारी एमजेपी रोहिलखंड यूनिवर्सिटी ने एग्ज़ाम स्कीम घोषित कर दी है, तो उसमें सभी लोगों के आप लोगों के एग्ज़ाम हैं। तो बीएससी सेकेंड ईयर में थर्ड सेमेस्टर को आज मैं लेकर के आया हूँ। देखिए इसमें सेकेंड ईयर का थर्ड सेमेस्टर फिजिक्स है और इस पेपर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एंड मॉडर्न ऑप्टिक्स। और ये पेपर में दो पार्ट हैं। पार्ट ए में हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है और इसमें 4 यूनिट आएंगी। इसी तरीके से फिजिकल ऑप्टिक्स एंड लेजर है, इसमें भी 4 यूनिट्स होंगी। तो हम सबसे पहले पार्ट बी लेकर के चल रहे हैं, फिजिकल ऑप्टिक्स एंड लेजर। ये वाला पोर्शन हम लेकर के चल रहे हैं और इसमें पहली यूनिट हम लेंगे। 4 यूनिटें हमारे पास और उन यूनिट्स में हम सबसे पहले फर्स्ट यूनिट लेकर के चलते हैं। पार्ट बी में यूनिट फर्स्ट, और यूनिट फर्स्ट के अंदर 2 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट, और दूसरा जो चैप्टर आएगा वो आएगा इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। यानी कि पहला है प्रकाश का व्यतिकरण, तरंगाग्र का विभाजन, और दूसरा आएगा प्रकाश का व्यतिकरण, आयाम का विभाजन। तो हम इस चैप्टर को करने वाले हैं। अगर आप लोगों को ये चैप्टर अच्छा लगे, नोट्स लेने हो इस चैप्टर के भी या पूरे पेपर के नोट्स चाहिए, तो हमारा ऐप है केसी कोचिंग ऐप। केसी कोचिंग नाम से ये ऐप है और इसे जो है प्ले स्टोर से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। केसी कोचिंग ऐप है ये, और इसे हम जो है प्ले स्टोर से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। और इसमें दोनों तरह के कोर्सेज होंगे, फ्री कोर्सेज भी हैं और पेड कोर्सेज भी हैं। तो एग्जाम को देखते हुए आप लोग चाहें तो पेड कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। आइए अब हम इसे शुरू करते हैं चैप्टर को। तो इस चैप्टर में हमने देखिए ये हमने टॉपिक लिए हुए हैं। सबसे पहले हम इंटरफेरेंस की डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ इंटरफेरेंस देखेंगे, कंडीशन फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी क्या है, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व देखेंगे, फिर कैलकुलेशन ऑफ फ्रिंज विड्थ बाय डीएसई यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में देखेंगे कि फ्रिंज की चौड़ाई क्या होती है, उसके बाद फ्रिंजों की आकृति क्या होती है, उसके बाद कोहेरेंट सोर्स और इनकोहेरेंट सोर्सेस क्या होते हैं, कंडीशन फॉर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस ये देखेंगे, उसके बाद फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म पढ़ेंगे जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है काफी, फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म का, लेटरल शिफ्ट देखेंगे, लॉयड मिरर, उसके बाद डिफरेंस बिटवीन बाइप्रिज्म एंड लॉयड मिरर्स इसके बीच में देखेंगे, कोहेरेंस क्या है, टेम्पोरल कोहेरेंस, स्पेशियल कोहेरेंस, प्योरिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, और फिर न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो इस चैप्टर में हम ये 17 चीजें हमें पढ़नी है, 16 टॉपिक हैं और नंबर 17 पे हमारे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं। इस चैप्टर से न्यूमेरिकल आने की भी पूरी प्रोबेबिलिटी रहती है। तो आइए हम शुरू करते हैं चैप्टर के लिए। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। तो सबसे पहले इंटरफेरेंस या व्यतिकरण की डेफिनेशन देखेंगे। इंटरफेरेंस या व्यतिकरण क्या होता है? तो जब समान फ्रीक्वेंसी और समान एम्पलीट्यूड और कांस्टेंट फेज डिफरेंस की 2 लाइट वेव्स मीडियम में एक साथ चलती हैं, तो मीडियम के विभिन्न बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता उन वेव्स की अलग अलग तीव्रताओं के योग से भिन्न होती है। कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है और कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होती है। जिन स्थानों पर इसी घटना को हम इंटरफेरेंस कहते हैं। जिस स्थान पर प्रकाश की इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है वहां कंस्ट्रक्टिव या संपोषी व्यतिकरण होता है, और जिस स्थान पर प्रकाश की तीव्रता मिनिमम होती है वहां पर विनाशी या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। इस प्रकार पर्दे पर हमें एकांतर क्रम में ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस प्राप्त होती हैं, जिसे इंटरफेरेंस पैटर्न या व्यतिकरण चित्र कहते हैं।
तो ये हमारी डेफिनेशन है। मैंने कंप्लीट नोट्स लिखा है, जो आपको एग्जाम में लिखना है वो पूरा मैंने लिख दिया है। आप चाहें तो इसे वीडियो को पॉज करके भी अपने रजिस्टर में नोट कर सकते हैं। तो इंटरफेरेंस की डेफिनेशन समझ में सभी लोगों के आ गई होगी। इंटरफेरेंस क्या होता है? जब समान फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड तथा कांस्टेंट फेज डिफरेंस की दो तरंगें किसी माध्यम में एक साथ अध्यारोपित होती हैं, तो परिणामी तीव्रता माध्यम के बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता कुछ बिंदुओं पर अधिकतम होती है और कुछ बिंदुओं पर न्यूनतम होती है। जहां तीव्रता अधिकतम होती है वहां संपोषी व्यतिकरण होता है, और जहां तीव्रता न्यूनतम होती है वहां विनाशी व्यतिकरण होता है। और हमें पर्दे पर एकांतर क्रम में ब्राइट और डार्क फ्रिंजेज प्राप्त होती हैं। इस घटना को हम इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कहते हैं। आइए इससे आगे बढ़ते हैं। इससे आगे नेक्स्ट टॉपिक है व्यतिकरण का सिद्धांत। इसमें क्या है? जब दो सरल आवर्त गति करती हुई तरंगें चलती हैं तब उनका अध्यारोपण होता है, तो उनका परिणामी कैसा आएगा ये हमें देखना होता है। सुपरपोजिशन ऑफ टू SHM वेव्स। तो मान लिया कि दो SHM करती हुई तरंगों के समीकरण इस प्रकार हैं। y1 इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी और y2 इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई, यानी कि इनमें कलांतर कितना है? फाई का है। जहां a1 और a2 पहली और दूसरी तरंगों के आयाम हैं तथा फाई दोनों तरंगों के बीच फेज डिफरेंस है, कलांतर है। अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन या अध्यारोपण के सिद्धांत से हम क्या करेंगे? y इक्वल टू y1 प्लस y2 दोनों को ऐड कर देंगे। y1 की वैल्यू a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो ये हमारे पास हो जाएगा a1 साइन ओमेगा टी, और ये साइन a प्लस बी का फार्मूला लगा करके इसे ओपन करेंगे तो a2 साइन ओमेगा टी कॉस फाइव प्लस a2 कॉस ओमेगा टी साइन फाइव। अब हमारे पास दो टर्म है जिनमें साइन ओमेगा टी आ रहा है, पहली और दूसरी, तो इसमें हमने साइन ओमेगा टी कॉमन ले लिया। a1 प्लस a2 कॉस फाइव इंटू साइन ओमेगा टी, और यहां आ गया a2 साइन फाइव इंटू कॉस ओमेगा टी। अब हमारे पास जो ब्रैकेट आई है, a1 प्लस a2 कॉस फाइव को हमने मान लिया r कॉस थीटा, a2 साइन फाइव को मान लिया r साइन थीटा। तब ये y बराबर हो जाएगा हमारे पास r कॉस थीटा साइन ओमेगा टी प्लस r साइन थीटा कॉस ओमेगा टी। इसका मतलब ये हमारे पास आ गया y इक्वल टू r साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, क्योंकि हमारे पास ये चीज क्या आ गई थी? r अगर कॉमन ले लें तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यानी साइन ए प्लस बी का फार्मूला बनता है। यानी कि ये भी हमारी कैसी आई? ये सिंपल हार्मोनिक मोशन करती हुई इक्वेशन आ गई। और यहां r क्या है? रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है। तो इसका मतलब जो कि SHM की समीकरण है, अतः हमें स्पष्ट है कि जब दो SHM करती हुई वेव्स सुपर इंपोज होती हैं, अध्यारोपण होती हैं, तो परिणामी तरंग भी SHM करेगी, सरल आवर्त गति करेगी। अब हमारे पास दो इक्वेशन हमने जो मानी हुई थी उन्हें हमने स्क्वायर करके ऐड कर दिया, एक स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 3 और 4। तो r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, राइट हैंड साइड में भी स्क्वायर करके ऐड कर देंगे तो a1 प्लस a2 कॉस फाइव का होल स्क्वायर प्लस a2 साइन फाइव का होल स्क्वायर। r स्क्वायर अगर कॉमन ले लें तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हमारा बन हो जाएगा। तो ये r स्क्वायर बराबर, इसे ओपन करेंगे, a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव प्लस 2a1 a2 कॉस फाइव प्लस a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव। तो r स्क्वायर बराबर a1 स्क्वायर प्लस देखिए a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव और a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव। तो ये हमारे पास हो जाएगा a2 स्क्वायर कॉमन ले लिया, कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव 1 प्लस 2a1 a2 कॉस फाइव। और हम जानते हैं कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। तीव्रता जो है आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है, यानी I बराबर के आर स्क्वायर। अगर हम k बराबर 1 रख दें तो I इक्वल टू आर स्क्वायर। तो I बराबर आर स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास ये निकाली हुई है, तो ये आ गई। या हम a1 स्क्वायर को a1 स्क्वायर यानी पहली जो वेव थी उसके आयाम का वर्ग है, और आयाम का वर्ग क्या होता है? इंटेंसिटी को शो करता है। तो I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 कॉस फाइव।
तो इससे हमें क्या शो होता है? स्पष्ट है कि परिणामी तरंग की तीव्रता, रिजल्टेंट इंटेंसिटी, दोनों तरंगों की अलग अलग तीव्रताओं के योग के बराबर नहीं है। यानी I जो आया है हमारे पास इक्वल टू नॉट I1 प्लस I2, इसके बराबर नहीं है, बल्कि ये काय के बराबर है? किस चीज पर डिपेंड करता है? एंगल फाई पर डिपेंड करता है, बल्कि ये दोनों तरंगों के बीच कलांतर फाई पर भी निर्भर करता है, ये फाई पर डिपेंड करता है। तो इसका मतलब दोनों तरंगों की तीव्रताओं का योग बराबर नहीं होता है। कुछ बिंदुओं पर तीव्रता अधिकतम होती है और कुछ बिंदुओं पर तीव्रता न्यूनतम होती है, और जहां तीव्रता अधिकतम होगी वहां कॉस फाई का मान क्या होगा? मैक्सिमम। जहां तीव्रता न्यूनतम होगी वहां कॉस फाई की वैल्यू मिनिमम होगी। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं कि किन बिंदुओं पर तीव्रता अधिकतम होगी और किन बिंदुओं पर तीव्रता न्यूनतम होगी। तो कंडीशन फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी, तो देखिए ये हमारा यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। कोई मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स एस है, जब यहां से दो किरणें जाती हैं तो S1 S2 ये दो स्लिट लगी हुई हैं। एक ही सोर्स से दो सोर्स प्राप्त कर लिए हैं हमने, और जब ये दोनों सोर्स किसी भी माध्यम में संचरित प्रोपेगेट होते हैं तो अध्यारोपण होता है, इनका सुपरपोजिशन होता है और बिंदु P पर कोई ये फ्रिंज बनाते हैं। तो देखिए ये हमारे पास S2P माइनस S1P, ये क्या होगा हमारे पास? पाथ डिफरेंस, इसे हम कहते हैं पथांतर। डेल्टा से रिप्रेजेंट कर देंगे और बड़ी तरंग के पाथ में से छोटी तरंग का पाथ घटा देंगे, तो S2P माइनस S1P। अब फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी हमने जो अभी फार्मूला निकाला था I का, वो कितना आ गया था? A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई। अब अधिकतम तीव्रता कब होगी? जब ये वाली टर्म पॉजिटिव हो जाए, तो मैक्सिमम। तो कॉस फाई इक्वल टू 1, और कॉस फाई 1 होता है कॉस 0 में, कॉस 2 पाई, कॉस 4 पाई एंड सो ऑन। दैट इज फाई इक्वल टू 0, 2 पाई, 4 पाई। और इसे अगर हम जनरल एक्सप्रेशन लिखना चाहें तो ये हमारे पास फाई इक्वल टू 2n पाई, n इक्वल टू 0, 1, 2, 3 लगाएं तो हमारा ये वाली लाइन आ जाती है। यानी कि जब फाई इक्वल टू 2n पाई होगा तब हमारे पास इंटेंसिटी क्या होगी? मैक्सिमम मिलेगी। उन पॉइंट्स पर इंटेंसिटी मैक्सिमम मिलेगी जहां फेज डिफरेंस 2n पाई होगा। अब हम एक फार्मूला जानते हैं, फेज डिफरेंस इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। कलांतर बराबर 2 पाई बटे लैम्डा इंटू पथांतर। तो फाई बराबर 2 पाई बटे लैम्डा इंटू डेल्टा, और फाई हमने निकाला है 2n पाई, तो 2n पाई लगा दो बराबर 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू डेल्टा। तो यहां से देखो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल और डेल्टा बराबर बचा n लैम्डा, या हम इसे लिख सकते हैं डेल्टा बराबर 2n इंटू लैम्डा बाई 2। और 2n कैसी संख्या? इवन, इसलिए हम कहते हैं इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2। तो जब पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 का इवन मल्टीपल होगा तब उन बिंदुओं पर इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। तो ये कई बार पूछा गया है कि पथांतर के पदों में अधिकतम तीव्रता की शर्त क्या होती है। तो हम ध्यान रखेंगे डेल्टा इक्वल टू n लैम्डा या इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2। अब मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी आएगी? क्योंकि cos फाई की वैल्यू कितनी हो गई? 1, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी हो गई? I मैक्सिमम A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई की जगह 1 हो गया, यानी कि I मैक्सिमम की वैल्यू आ गई A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। तो ये कहलाएगा हमारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी की कंडीशन सभी लोगों की समझ में अच्छे से आ गई होगी। अधिकतम तीव्रता कब होगी? कलांतर के पदों में देखें तो फाई बराबर 2n पाई, और पथांतर के पदों में देखें तो डेल्टा बराबर n लैम्डा या 2n इंटू लैम्डा बाई 2। तो ये हमें कंडीशन याद रखनी है, पूरी बुक में हम ये कंडीशंस का यूज करेंगे। चलिए नेक्स्ट पेज देखते हैं। कंडीशन फॉर मिनिमम इंटेंसिटी। इंटेंसिटी मैक्सिमम कब होगी? तो मिनिमम इंटेंसिटी के लिए क्या होना चाहिए? cos फाई की वैल्यू -1 होनी चाहिए, और -1 होता है cos पाई, cos 3 पाई, cos 5 पाई डैश डैश, यानी फाई की वैल्यू पाई, 3 पाई, 5 पाई ये आएगी। और अगर हम इसका जनरल टर्म देखें तो फाई इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई आएगा।
ये हमारे पास क्या आएगी, डेस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या न्यूनतम तीव्रता की शर्त है कलांतर के पदों में। और अगर हम इसे पथांतर के पदों में निकालेंगे तो फाई बराबर होता है 2 पाई बटे लैम्डा इंटू पथांतर डेल्टा, और फाई की वैल्यू लगा दी 2n प्लस 1 पाई बराबर 2 पाई बटे लैम्डा इंटू डेल्टा। तो पथांतर कितना होना चाहिए, 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2, दैट इज ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2। यानी कि जब डेल्टा की वैल्यू लैम्डा बाई 2 का ऑड मल्टीपल होगी तब इंटेंसिटी उन पॉइंट्स पर मिनिमम मिलेगी। और मिनिमम इंटेंसिटी कितनी आएगी, तो आई मिनिमम बराबर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई था, और cos फाई की वैल्यू मिनिमम कितनी होती है, -1, तो माइनस लगा दिया, यानी आई मिनिमम हमारा आ गया a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर। अब हम देखते हैं इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इंटरफेरेंस की घटना के अंदर एनर्जी जो है वो संरक्षित रहती है, कंजर्व रहती है, इसे हमें देखना है। यानी कि जो टोटल एनर्जी आएगी वो पहली वेव और दूसरी वेव की जो इंटेंसिटी है उसके सम के बराबर होगी। केवल ऊर्जा क्या होता है, ऊर्जा का नियम क्या है, ऊर्जा संरक्षण का, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है, ऊर्जा को केवल एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज किया जा सकता है। तो यहां भी ये नियम लागू होता है। देखिए इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व क्या है, इंटेंसिटी और फेज डिफरेंस के बीच खींचा गया ग्राफ इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कहलाता है, जो नीचे चित्र में दिखाया गया है। तो देखिए ये हमारे पास क्योंकि कॉस का है कर्व, तो ये कॉस का कर्व इस तरीके के आता है, 0 पर इंटेंसिटी मैक्सिमम, पाई पर इंटेंसिटी मिनिमम, 2 पाई पर मैक्सिमम, 3 पाई पर मिनिमम, 4 पाई पर मैक्सिमम, इस तरीके से चलते हैं। और ऐसे ही इधर चलते हैं, माइनस पाई मिनिमम, -2 पाई मैक्सिमम, -3 पाई मिनिमम, -4 पाई मैक्सिमम। तो ये हमारे पास इस तरीके से आता है। मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी आती है, a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर, और मिनिमम इंटेंसिटी कितनी आती है, आई मिनिमम a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर। अब हम एवरेज वैल्यू देखें इंटेंसिटी की, तो हम 0 to 2 पाई एक साइकिल के लिए से इंटीग्रेट करते हैं। आई डी फाई किसका निकाल रहे हैं, इंटेंसिटी का एवरेज निकाल रहे हैं, अपॉन 0 to 2 पाई डी फाई, यानी 2 पाई इंटरवल में निकाल रहे हैं। आई की वैल्यू होती है a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई डी फाई अपॉन 0 to 2 पाई डी फाई। इसका इंटीग्रल करेंगे तो a1 स्क्वायर हमारे पास बाहर निकल जाएगा डी फाई। देखिए नेक्स्ट पेज पे हमने इंटीग्रल किया है, आई एवरेज a1 स्क्वायर 0 to 2 पाई डी फाई, a2 स्क्वायर 0 to 2 पाई डी फाई प्लस 2a1 a2 0 to 2 पाई cos फाई डी फाई अपॉन 0 to 2 पाई डी फाई। कितना हो जाएगा, a1 स्क्वायर डी फाई का कितना आएगा फाई, और हम लिमिट लगाएं तो 2 पाई प्लस a2 स्क्वायर 2 पाई प्लस 2a1 a2, और cos फाई की वैल्यू हम करेंगे, cos फाई का इंटीग्रल करेंगे तो आ जाएगा sin फाई, और sin फाई यानी sin 2 पाई भी 0 और sin 0 भी 0, इसलिए ये वैल्यू हमने लगा दी 0 अपॉन, अगर 0 से 2 पाई डी फाई इंटीग्रल करेंगे तो 2 पाई, और देखिए ये 2 पाई कॉमन लेकर के सब में कैंसिल हो जाएगा, तो आई एवरेज कितना आया, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर। यानी कि हम यहाँ ये लिख सकते हैं कि आई एवरेज बराबर a1 स्क्वायर का मतलब i1, a2 स्क्वायर का i2, यानी कि जो औसत ऊर्जा औसत तीव्रता होती है वो पहली और दूसरी तरंगों की तीव्रता के योग के बराबर होती है। तो क्या स्पष्ट है, स्पष्ट है कि इंटरफेरेंस की घटना में ऊर्जा संरक्षित रहती है, केवल ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है। यानी इंटरफेरेंस की घटना में एनर्जी कंजर्व रहती है, केवल क्या होता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी का हो जाता है। तो ये आप लोगों की समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ये हमारा यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। तो ये हमने 2 स्लिट ले ली S1 S2, ये हमने यहां पर स्क्रीन ले लिया है, और दोनों स्लिट के बीच की डिस्टेंस 2D ले ली है, और ये हमारी स्लिट से लेकर के स्क्रीन तक की डिस्टेंस को कैपिटल D ले लिया है, सेंटर हमने O ले लिया, A और B पॉइंट ले लिए, 2D डिस्टेंस है तो सेंटर से D और D बनेगा, और हमने मान लिया कि O से कोई P बिंदु पर फ्रिंज बन रही है, वो NV फ्रिंज है जिसकी डिस्टेंस है XN। यहां तक की दूरी निकालेंगे तो D घटा देंगे, XN माइनस D, और P से B तक की दूरी हो जाएगी XN प्लस D। तो
तो सबसे पहले हमें इसमें यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आप 12th में पढ़ के आए थे। यहां हमें क्या करना है, केवल फ्रिंज चौड़ाई कितनी होगी, फ्रिंज विड्थ का एक्सप्रेशन हमें निकालना है। तो सबसे पहले फ्रिंज विड्थ होती क्या है, कैलकुलेशन ऑफ फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज चौड़ाई की पहले डेफिनेशन लिखेंगे। तो दो क्रमागत दीप्त या अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी को फ्रिंज चौड़ाई कहते हैं, ठीक है ना। द डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस इज कॉल्ड फ्रिंज विड्थ। तो हम देखें इसमें क्या है, माना मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स S1 बाय S2 से दो तरंगें चलकर पर्दे के बिंदु P पर NV फ्रिंज बनाती हैं, जिसकी सेंट्रल फ्रिंज से डिस्टेंस xn है। ये दूरी हमारी केंद्रीय ब्राइट फ्रिंज से दूरी xn है। तब S1 A P ये हमारे पास एक ट्राइंगल आता है। तो इस ट्राइंगल को अगर हम देखें तो देखिए ये वाला ट्राइंगल है S1 A और P, ये ट्राइंगल आता है। और इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम अगर लगाएं तो S1 P का होल स्क्वायर बराबर S1 A का स्क्वायर प्लस AP का स्क्वायर। और ये हमारे पास S1 A का स्क्वायर। तो S1 P का स्क्वायर बराबर S1 A कितना है हमारे पास, ये कैपिटल D है और यहां से यहां तक की दूरी xn माइनस डी है, यानी S1 P का होल स्क्वायर इक्वल टू D स्क्वायर प्लस xn माइनस D का होल स्क्वायर। इसी तरीके से हमारे पास दूसरा ट्राइंगल है S2 B P, ये वाला ट्राइंगल। इसमें अगर हम देखें तो S2P का होल स्क्वायर बराबर S2B का होल स्क्वायर प्लस BP का स्क्वायर। और यहां से यहां तक का ये हमारे पास होता है S2B D के बराबर है और B से P तक की दूरी xn प्लस D है। तो ये हम यहां लगा देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा D का स्क्वायर प्लस xn प्लस D का होल स्क्वायर। और हमें मालूम है कि जो पाथ डिफरेंस होता है वो होता है S2P माइनस S1P, ये पाथ डिफरेंस होता है। तो ये हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सबट्रैक्ट कर देंगे। तो S2P का स्क्वायर माइनस S1P का स्क्वायर बराबर D स्क्वायर ये वाला प्लस xn प्लस D का स्क्वायर माइनस D स्क्वायर xn माइनस D का होल स्क्वायर। तो ये हम जब D स्क्वायर से D स्क्वायर कैंसिल, कितना बचेगा, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फार्मूला लगाया तो ये हो जाएगा हमारा S2P माइनस S1P, S2P प्लस S1P इक्वल टू xn प्लस D का होल स्क्वायर माइनस xn माइनस D का होल स्क्वायर। और इसे जब हम सॉल्व करेंगे ब्रैकेट खोल के तो ये आएगा 4xnd और S2P माइनस S1P बराबर 4xnd अपॉन ये आ जाएगा हमारा नीचे की ओर S2P प्लस S1P। अब हम इसमें क्या मानते हैं कि जो सोर्स होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं, मिलीमीटर के ऑर्डर के होते हैं, और सोर्स से जो स्क्रीन होता है वो काफी बड़ी दूरी पर होता है, लगभग 1 मीटर डिस्टेंस होती है। तो यदि सोर्स पास पास है यानी स्मॉल 2D और पर्दा सोर्स से बहुत दूर है यानी लार्ज कैपिटल D, तब S1P बराबर कैपिटल D और S2P बराबर, देखिए इसे हम इस तरीके से डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं, जैसे हमारे पास ये दो सोर्स हैं और ये हमारे पास स्क्रीन है, ये इससे ज़्यादा डिस्टेंस होती है और यहाँ पर हमारी कोई फ्रिंज बन रही है, PNV फ्रिंज बन रही है। तो ये अगर हम देखें तो यहाँ से ये दूरी दोनों क्या होंगी, लगभग बराबर होंगी। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, ये कैपिटल D के बराबर आती है, ये S1 है और ये S2 है, इसलिए हम लिख देते हैं S1P लगभग D के बराबर है और S2P भी लगभग D के बराबर है। तब हमारे पास क्या आ जाएगा, S2P माइनस S1P इक्वल टू 4xnd अपॉन कैपिटल D प्लस कैपिटल D। तो ये हमारे पास 2D हो जाएगा, ये हमारे पास हो गया, देखिए ये 4xnd अपॉन 2D और ये 2xnd अपॉन कैपिटल D। अब हमने अभी थोड़ी देर पहले ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज की कंडीशंस हमने पढ़ी थी, मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी की कंडीशन पढ़ेंगी, वो हम यहाँ अप्लाई कर देंगे। तो फॉर ब्राइट फ्रिंज पाथ डिफरेंस होता है S2P माइनस S1P इक्वल टू n लैम्डा, यहाँ पर हम पुट कर देंगे इक्वेशन 3 में, तो n लैम्डा इक्वल टू 2xnd अपॉन कैपिटल D।
और xn हमारी क्या है, केंद्र से nb फ्रिंज तक की दूरी, वो ब्राइट भी बन सकती है और डार्क भी बन सकती है। अतः केंद्र से nb ब्राइट फ्रिंज तक की दूरी xn, यहां से देखें xn बराबर कितना होएगा, d लैम्डा अपॉन 2d इंटू n। और इसी तरीके से अगर n की जगह n+1 लगा दिया जाए तो केंद्र से n+1 भी ब्राइट फ्रिंज तक की दूरी कितनी आएगी, xn+1 इक्वल टू n+1 d लैम्डा अपॉन 2d। और हम क्या जानते हैं, फ्रिंज चौड़ाई क्या होती है, दो क्रमागत ब्राइट या डार्क फ्रिंजों के बीच की दूरी को फ्रिंज चौड़ाई कहते हैं। तो n+1 फ्रिंज की दूरी में से nb फ्रिंज तक की दूरी अगर हम घटा दें तो क्या रह जाएगा, एक फ्रिंज की चौड़ाई रह जाएगी। तो ये हमारे पास आ जाती है, इसमें से इसे घटा दें हम तो d लैम्डा अपॉन 2d, यानी कि ब्राइट फ्रिंज की जो चौड़ाई आएगी, x बार हमने फ्रिंज चौड़ाई लिखी और b फॉर ब्राइट, तो xb बार हमारे पास d लैम्डा अपॉन 2d आ जाता है। इसी तरीके से हम डार्क फ्रिंज की चौड़ाई भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डार्क फ्रिंज के लिए पाथ डिफरेंस होता है s2p माइनस s1p इक्वल टू 2n+1 लैम्डा बाई 2। इसलिए इक्वेशन 3 में ये वैल्यू लगा देंगे, 2n+1 लैम्डा बाई 2 इक्वल टू 2xnd अपॉन कैपिटल D। इसलिए केंद्र से nb डार्क फ्रिंज तक की दूरी, यहां से xn की वैल्यू निकालें, कितनी आएगी, 2n+1 बाई 2 d लैम्डा अपॉन 2d। और n+1 फ्रिंज तक की दूरी, यानी n की जगह n+1 लगा दें तो xn+1 इक्वल टू ये हो जाएगा 2n+3 बाई 2 d लैम्डा अपॉन 2d। और अगर n+1 भी दूरी में से n भी दूरी घटा दें तब क्या आ जाएगी, फ्रिंज चौड़ाई आ जाएगी। इसका मतलब है कि डार्क फ्रिंज की चौड़ाई xd बार बराबर हो जाएगा xn+1 माइनस xn, यानी 2n+3 बाई 2 माइनस 2n+1 बाई 2 d लैम्डा अपॉन 2d, इसमें कॉमन है। तो कितना बचेगा, डार्क फ्रिंज की चौड़ाई भी हमारी d लैम्डा अपॉन 2d आ जाती है। इससे हम देखते हैं कि ब्राइट और डार्क दोनों फ्रिंजों की चौड़ाई बराबर होती है, यानी कि ब्राइट फ्रिंज बनती है या डार्क फ्रिंज बनती है, दोनों की चौड़ाई हमारी क्या आती है, बराबर आती है। और पर्दे पर ये किस तरीके से बनती हैं, देखिए ये इस तरीके से हमारी ये पर्दे पर हमें दिखाई देती हैं। ये ब्राइट हो गई, फिर ये हमारे पास डार्क आ गई, फिर ब्राइट आ गई और फिर ये डार्क आ गई, ये ब्राइट है, यहाँ डार्क आ गई, इस तरीके से ये फिर ब्राइट आ गई। तो एकांतर क्रम में हमें ये फ्रिंजें दिखाई देती हैं। बड़ा सुंदर सुंदर फ्रिंजें हमें ये एक्सपेरिमेंटली दिखाई देती हैं। नेक्स्ट है, इन फ्रिंजों की शेप क्या होती है। तो ये भी हमारा आता है, क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि फ्रिंज चौड़ाई को परिभाषित कीजिए, इनकी चौड़ाई के लिए एक व्यंजक प्राप्त कीजिए, फ्रिंज की आकृति क्या होती है, समझाइए। तो देखिए, शेप ऑफ फ्रिंजेज हमने हेडिंग डाला है और फ्रिंजों की चौड़ाई। तो हम जानते हैं कि ब्राइट फ्रिंज के लिए पाथ डिफरेंस होता है s2p माइनस s1p इक्वल टू n लैम्डा, और डार्क फ्रिंज के लिए पाथ डिफरेंस होता है s2p माइनस s1p इक्वल टू 2n+1 लैम्डा बाई 2। तो अतः किसी भी ब्राइट या डार्क फ्रिंज के लिए पाथ डिफरेंस क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। n अगर हमारे पास कांस्टेंट है तो ये क्वांटिटी क्या हो गई, कांस्टेंट। यहाँ n कांस्टेंट है तो ये कांस्टेंट, और s2p माइनस s1p बराबर कांस्टेंट है, तो ये मैथमेटिक्स में हाइपरबोला की इक्वेशन होती है। तो हम लिखेंगे जो कि हाइपरबोला की समीकरण है। अतः फ्रिंजों की आकृति हाइपरबोलिक होती है, परंतु लैम्डा का मान बहुत कम होता है। लैम्डा कितना होता है हमारे पास, विजिबल क्या होती है, 3800 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक, या 4000 से 8000 लिखते हैं कहीं कहीं। तो हमने मान लिया कि हम अगर 5000 एंगस्ट्रॉम की लाइट का यूज कर रहे हैं तो 5000 एंगस्ट्रॉम का मतलब होगा 5 × 10⁻⁻5 सेंटीमीटर, यानी 0.00005 सेंटीमीटर, जिसके कारण पाथ डिफरेंस s2p माइनस s1p का मान इतना कम हो जाएगा कि फ्रिंजें हाइपरबोलिक दिखाई ना देकर स्ट्रेट लाइन दिखाई देंगी। और केंद्र पर क्या होगा, n बराबर 0, केंद्रीय फ्रिंज क्या है, ऑर्डर क्या है उसका 0, तो s2p माइनस s1p बराबर 0। और ये काय की होती है, 0 ऑर्डर की फ्रिंज कैसी बनेगी, स्ट्रेट लाइन, क्योंकि ये काय की समीकरण बन गई, स्ट्रेट लाइन की। तो फ्रिंजों की शेप क्या होती है, देखिए ये फ्रिंजों की शेप बनेगी s1 s2 और ये हमारे पास स्क्रीन। अब यहां से बहुत सारी तरंगें जा रही हैं, तो ये हमारी जो है केंद्रीय फ्रिंज है, ये वाली,
ये सेंट्रल फ्रिंज बनेगी जिसे हम जीरो ऑर्डर की फ्रिंज कहते हैं, ये हमें स्ट्रेट लाइन दिखाई देगी। और इसके ऊपर जो फ्रिंजें बनेंगी वो फ्रिंजें कैसी होंगी, ये इस तरीके से हाइपरबोलिक होंगी। ये फ्रिंजें, ये ऊपर भी हाइपरबोलिक और नीचे भी ये वाली फ्रिंजें हाइपरबोलिक दिखाई देंगी। तो इस तरीके से हम फ्रिंजों की आकृति के बारे में भी इसमें लिख देंगे। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। हमने आज काफी अच्छा इस लेक्चर में लिया इंटरफेरेंस की डेफिनेशन क्या होती है, फिर अगर दो सरल आवर्त गति करती हुई तरंगें हैं तो उनका रिजल्टेंट कैसा आएगा, दो से SHM करती हुई वेव्स हैं और अगर उनका सुपरपोजिशन होता है, अध्यारोपण होता है, तो जो रिजल्टेंट वेव मिलती है वो भी सरल आवर्त गति करती है। उसके बाद फिर हमने देखा कि इंटेंसिटी मैक्सिमम कब होती है और इंटेंसिटी मिनिमम कब होती है। इसे देखने के बाद फिर हमने फ्रिंज चौड़ाई देखी, जो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था उसमें यह देखा कि फ्रिंज चौड़ाई कितनी आती है, उसका एक्सप्रेशन निकाला, ब्राइट फ्रिंज के लिए भी डार्क फ्रिंज के लिए भी। और उसके बाद फिर हमने फ्रिंजों की शेप देखी, कैसी फ्रिंजों की आकृति होती है। तो आप लोगों को यहां तक आने के बाद क्वेश्चन समझ में अच्छे से आ गया होगा। क्या क्वेश्चन आता है, व्यतिकरण से क्या समझते हैं। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में फ्रिंज चौड़ाई का व्यंजक प्राप्त कीजिए, फ्रिंज चौड़ाई को परिभाषित कीजिए, फ्रिंजों की आकृति की व्याख्या कीजिए। तो ये पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन आएगा। और आप लोगों को मालूम है एग्जाम जो है डेस्क्रिप्टिव होने जा रहा है, उसमें 3 लॉन्ग करने हैं हमें 15-15 नंबर के, 5 जो है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे 3-3 नंबर के, और 2 क्वेश्चन हमें करने हैं शॉर्ट जो कि 7.5 मार्क्स का एक होगा। तो इस तरीके से हमारा पेपर डिवाइड होगा। आप लोग जो है मेहनत करें, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब भी कर लें। और अगर कंप्लीट सिलेबस आप लोग लेना चाहते हैं तो केसी कोचिंग ऐप हमारा प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें, गूगल प्ले स्टोर पर है, उस पर पूरा कंप्लीट कोर्स हमारा अवेलेबल है, वहां से आप परचेज भी कर सकते हैं। थैंक यू।